नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले दिनों एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आशीष अग्रवाल नजर्स बहुत ही चर्चा में रहा है फॉर द नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 148 अंडर द ओल्ड रिजाइन। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को एक ऐतिहासिक चुकादा देके जो 9000 नोटिस के अगेंस्ट रिट पिटिशन फाइल की थी, उसमें एक कंबाइंड रूलिंग दिया है विच वुड बी एप्लीकेबल टू पैन इंडिया। और उसको फॉलो करते हुए सीबीडीटी ने 11 मई को एक इंस्ट्रक्शन इशू किया था कि सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बहुत ही चर्चा हुई इस जजमेंट की, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग व्यूज़ दिए कि जजमेंट सही है कि नहीं है। 142 का जो आर्टिकल इन्वोक किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। मैंने भी एक सेपरेट वीडियो बनाया था इस पे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो डिम नोटिस इशू हुई है बाद में 148A में, उसका रिप्लाई कैसे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि विद इन 30 डेज, यानी 4 मई को जो इशू हुआ था उसके विद इन 30 डेज में ये सब नोटिस की डीम नोटिस इशू होंगी 148A में, और एसएससी वुड बी प्रोवाइडेड विद द चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड कि जो 148 नोटिस एसएन है उसमें उसको एसएससी को एक चांस मिलेगा वापस कि वो अपना केस रिप्रेजेंट कर सके कि वेदर इट इज फिट टू रीओपन अंडर सेक्शन 148 अंडर द न्यू डिजाइन। सो आज के इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगी कि जो डिम नोटिस 148 है वो जो इश्यू हो रही है अभी अभी स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे एसएससीज को आने लगी है, तो उसका रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट करें, कौन कौन से मुद्दे उसमें हमें देखने चाहिए कि आने ही चाहिए एसएससीज के डिफेंस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऐसा ही एक नोटिस एक क्लाइंट का आया है मेरे पास। देखते हैं। असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए है। सब्जेक्ट में क्या लिखा है पढ़ते हैं। सब्जेक्ट subsequent to proceedings with reference to section 148AB in consequence to honorable SC order dated 4th May 2022. Please refer to the above. In view of the Honorable Supreme Court judgment dated 4th May 2022 in case of the Union of India versus Ashish Agrawal and others, NCBDT Instruction Number 1 2022 dated 11th May 2022. The notice under Section 148 of the Act issued in your case on 23rd of February 2021 for the EY 1617 is now treated as show cause notice under Section 148AB of the IT Act. Accordingly, the information on the basis of which the assessment was reopened is being shared with you as under. फिर ये facts of the case है एसएससी के। Then the above information suggests that the income chargeable to tax for the EY 1617 has escaped the income within the meaning of the section 147 of the Act. You are therefore required to show cause as to why notice under section 148 of the IT Act should not be issued in your case for the EY 1617. You may to extent technologically feasible submit your response with supporting documents, if any, on the above mentioned issues electronically in e-proceeding facilities through your account in e-filing portal at your convenience on or before 3rd June 2022. सो ये एकदम सिंपल नोटिस है। प्लेन लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एंड रीड विद लाइन ऑफ सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है और ये आपको शोकोस दे रहे हैं अगेंस्ट द erstwhile 148 notices which was issued back in April 2021. सो देखते हैं इसका रिप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। मैंने एक ड्राफ्ट रिप्लाई बनाया है, उसको हम देखते हैं एक एक पॉइंट एक एक मुद्दे पे। सो टू द असेसिंग ऑफिसर, ईओ का डेजिग्नेशन लिख दीजिए। डेप्यूटी कमिश्नर इनकम टैक्स ऑफिसर जो है उसका वार्ड सर्कल मेंशन कर दीजिए, सिटी मेंशन करिए। रिस्पेक्टेड सर और मैडम सब्जेक्ट में लिख सकते हैं रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 148B इन केस ऑफ सो एंड सो। पैन मेंशन कर दीजिए। फिर ईओ के नोटिस का रेफरेंस दे दीजिए, SCN अंडर सेक्शन 148AB डेटेड सो एंड सो। ईओ के नोटिस का डी नंबर है वो भी मेंशन कर सकते हैं। We are in receipt of above mentioned SCN from your office by which we have been informed that. अब मैं एसएससी रिप्लाई सबमिट कर रहा है खुद बना के, तो एसएससी की लैंग्वेज में लिख रही हूँ। अगर आप ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि our above mentioned client in receipt of this SCN. So now let's see the reply.
पहले पैरा में मैंने ये जो ऐसी रूलिंग और उसके बाद सिविलिटी का इंस्ट्रक्शन का जो रेफरेंस दिया है उसको ही मेंशन किया है। उसके बाद दूसरे पैरा में मैंने एओ ने जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है जिसके बेसिस पे वो 148 को इन्वॉल्व करना चाहते हैं वो फैक्चुअल मैटर को मेंशन कर दिया है। और हमारा रिप्लाई स्टार्ट करते हैं। वी वुड लाइक टू मेक फॉलोइंग सबमिशन इन दिस रिगार्ड। सो बेसिकली मैंने इस रिप्लाई को दो हिस्सों में बांटा है, एक है टेक्निकल और दूसरा है फैक्चुअल। जैसे कि आप देख सकते हो ओपनिंग पैरा में मैंने ईओ की नोटिस का ही रेफरेंस दिया है। जो ईओ ने ऐसी रूलिंग और सब्सिक्वेंट सिविलिटी के इंस्ट्रक्शन का रेफरेंस दिया है उसको ही मैंने यह रेप्लिकेट किया है। और उसके नेक्स्ट पैरा में ईओ ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जिसके बेसिस पे वे सेक्शन 148 को इन्वोक करना चाहते हैं उसका रेफरेंस दे दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि जो हमारा पूरा रिप्लाई है उसको दो हिस्सों में बांटा है, फर्स्ट है टेक्निकल और दूसरा है फैक्चुअल। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार पूरे केस को ध्यान से पढ़ के समझ के जो जो टेक्निकल लैक्यूना है कोई भी केस में उसको जॉट डाउन कर लीजिए अलग से पेन या पेपर में और फिर उस लैक्यूना को एलोबरेट करें अपने रिप्लाई में। तो एसएससी को बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन में भी बोला था कि एसएससी दो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है बट एसएससी को जो भी डिफेंस अवेलेबल है इंक्लूडिंग डिफेंस अंडर सेक्शन 149 विच इज़ टाइम बारिंग नोटिस वो एसएससी को अवेलेबल रहेगा। तो हम उसका ही रेफरेंस लेके हम अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करेंगे। अब यहाँ मैंने पहला टेक्निकल मुद्दा लिया है रीओपनिंग आफ्टर 3 इयर्स इस टाइम बाद। अब जैसे कि आपको पता ही है कि न्यू रीअसेसमेंट स्कीम में नोटिस इश्यू करने की डेट है 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर और ये असेसमेंट ईयर है 16-17। तो 16-17 के असेसमेंट ईयर की नोटिस 31 मार्च 2020 के बाद नहीं रीओपन हो सकता है वो केस। और फिर भी यहाँ इन्होंने रीओपन किया है। और अगर हम जो कोरोना की वजह से जो गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड की थी उसको भी 3 ईयर में इंक्लूड करें तो भी ये 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो जाता है। ये उसके बाद तो रीओपन नहीं कर सकते हैं। फिर भी इन्होंने रीओपन किया है तो वही मुद्दा हमने पहले लिया है इसमें। सो लेट्स रीड के मैंने क्या लिखा है। Our case was reopened by notice dated so and so under auspicious provision of the section 148 as held by the Honorable Apex Court in case of so and so. Notice is issued between period from 1st April 2021 to 30th June 2021 issued under the old scheme of the reassessment shall now considered as notices issued under section 148A under the new regime of the reassessment proceedings which was introduced with effect from 1st April 2021. Now, as per the amendment section 149(1)(a) of the Act, no notice can be issued after 3 years from the end of the assessment year. However, time limit for the 3 years is stretched to 10 years in special cases where escapement of income is likely to more than 50 lakhs, which is not the case of your SSC. Hence, our case is governed by the provision of section 149(1)(a) only. ये मैंने बोल्ड कर दिया है कि हमारा केस 50 लाख से कम है एस्केप इनकम तो 149(1) में ही वो फॉल होगा। तो 3 ईयर के बाद इसको हम रीओपन नहीं कर सकते। Accordingly, in our case, no notice can be issued after 31st March 2020. Assuming that the relaxation provided under the Taxation and Other Laws, Relaxation and Amendments of the Certain Provisions Act 2020, read with the notifications issued by the Severity number 20 dated so and so and number 38 dated so and so, respectively, are considered, then also your reassessment notice under section 148 dated 23rd April is time barred by limitation of 3 years and therefore the reassessment proceedings resulting therefrom is time barred and bad in law. ठीक है, तो पहला डिफेंस तो हमने ये लिख दिया है कि ये टाइम बार है, इसको आप नल एंड वॉइड ही गिने, ये आप रीओपन नहीं कर सकते न्यू लॉ के तहत क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि जो पुराने नोटिस अंडर ओल्ड रिजाइम इशू हुए हैं विच विल नाउ कंसिडर्ड एज डिम नोटिस अंडर न्यू रिजाइम। तो अभी सारे जो 148 है अभी न्यू रीअसेसमेंट स्कीम में ही माने जाएंगे। तो न्यू रीअसेसमेंट स्कीम में टाइम बारिंग 3 साल है तो ये नोटिस 3 साल के बाद आप
1617 का नोटिस आप अप्रैल या मई 2021 में कतई नहीं इशू कर सकते हैं, तो ये नोटिस ही यहाँ नल एंड वॉइड हो गया, तो असेसमेंट की बारी ही नहीं आएगी। इसके बाद मैंने दूसरा मुद्दा लिया है इंप्लीकेशन ऑफ द सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन टू इम्प्लीमेंट रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी ये मुद्दा तो आप आँख बंद करके ले ही सकते हो कि जो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है अभी कि जो सिक्योरिटी के इंस्ट्रक्शंस है, सर्कुलर्स है, वो सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को ही बाइंडिंग है, एसएससी को कोई बाइंडिंग नहीं है। और एसएससी इवन आफ्टर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन एसएससी एज पर द सजेस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट जो 149 में उसका डिफेंस अवेलेबल है टाइम लिमिट का, वो अभी भी ले सकता है। तो मैंने उसका जिक्र यहाँ किया है कि द इंस्ट्रक्शन इशूड ऑन सो एंड सो सजेस्ट डेट for the EY 1617 and 1718 phrase notices under section 148 can be issued since they are within the period of 3 years from the end of the relevant assessment years. With all due respect to the revenue, severity took undue advantage of this taxation and other law Act 2020 while issuing instruction to implement ruling of the apex court. As majority of the notices issued between this period would be time barred and under the new regime. जब सुप्रीम कोर्ट का 4 मई को रूलिंग आया और सीबीडीटी ने 11 मई को ये इंस्ट्रक्शन जारी किया, उस टाइम के बीच में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी धारणाएं बांधी कि सीबीडीटी कौन कौन से ईयर्स को कंसिडर करेगा आफ्टर एससी रूलिंग और कौन कौन से ईयर को छोड़ देगा। सबको लगा था कि बहुत सारी नोटिस इसमें छूट जाएगी, बट सुप्रीम कोर्ट ने सीबीडीटी ने ऐसा नहीं किया है। सीबीडीटी ने बहुत ही क्लेवरली अपना गेम खेला है और 1617, 1718 को दोनों को उन्होंने इस रीअसेसमेंट के ईयर में शामिल कर लिया है। सो ये मुद्दा मैंने यहाँ लिया है। Even otherwise, there is a settled law that the CBT instructions are binding only to the income tax authorities and not to the SSC. Further, in its judgment, the Supreme Court has categorically stated that all defences which may available to the SSC, including those available under Section 149, shall continue to available. Thus, in light of ruling of the SC, read with the amended provision of Section 149, no notice can be issued in our case for the EY 1617 as alleged as case income is less than 50 lakhs. ठीक है, सो ये दूसरा मुद्दा हो गया कि सिबिलिटी इंस्ट्रक्शन एसएससी को बाइंडिंग नहीं है। इवन दो इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि 1617 आप ले सकते हो, फिर भी 149 में साफ लिखा है क्योंकि एक्ट्स ऑलवेज प्रेवेल्स ओवर इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर्स। सो एक्ट में लिखा है कि 149 में 3 साल के बाद नोटिस इशू नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता है, चाहे सिविलिटी का इंस्ट्रक्शन कुछ भी का है। तो ये दूसरा मुद्दा आप ये ले सकते हो। थर्ड डिफेंस मैंने लिया है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने अपनी डिसीजन में माना है कि डिपार्टमेंट से हाँ भाई बोनाफाइड मिस्टेक हुआ है, बट ये 90,000 नोटिस के लिए डिपार्टमेंट को हम रेमेडीलेस नहीं बना सकते, तो 148 को इन्वोक करके सब नोटिस को डिम नोटिस में कन्वर्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि डिपार्टमेंट की इज्जत बच जाए। अब मुझे हंसी ये बात की आती है कि जो डिपार्टमेंट खुद ही लॉ बनाता है उसके एग्जीक्यूटर्स यानी जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं उनको ही नहीं पता है कि 1 अप्रैल 2021 से कायदा बदल गया है। अब ओल्ड लॉ में ये नोटिस अब इशू नहीं कर सकते हैं 1 अप्रैल के बाद, तो ये 90,000 बोनाफाइड मिस्टेक कैसे हो सकती है? 9 नहीं, 900 नहीं, 9,000 नहीं, 90,000 अक्रॉस द कंट्री बोनाफाइड मिस्टेक में कैसे सबको ये नोटिस चले गए हैं। तो ये मुद्दा मैंने यहाँ लिया है। द न्यू रीअसेसमेंट स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2021 with view to reduce litigation, which was substantial and inevitable in auspicious scheme of the reassessment. Same was affirmed by the Honorable Apex Court in its ruling also. The SC also stated that the revenue issued such imposed notices between 1st April 2021 to 30th June 2021 under bona fide mistake, and in view of the subsequent extension of the time limit by various notification. In words of the Supreme Court, in our view, the same ought not to have been issued under the unamended Act and ought to have been issued under subsidiary provision of the Section 147 to 151 of the IT Act as per the Finance Act 2021. They appears to be genuine non-application of the amendments, as the officer of the revenue may have under bona fide belief that the amendments may not have yet enforced. This is such a funny part.
मुझे ये लिखते टाइम भी बहुत ही हंसी आ रही थी कि डिपार्टमेंट को खुद को ही नहीं पता है कि रूल चेंज हो गया है, कायदे चेंज हो गया है। सब ऐसे सो रहे हैं डिपार्टमेंट वाले। Consequently, Article 142, an extraordinary power granted to the Apex Court by Constitution, was merely invoked so that 90,000 notices issued under bona fide mistake do not become remediless. It is simply astonishing that the authority, which is responsible for implementing new scheme of the reassessment, its own executors were ignorant of its applicability and went on issuing not 900 or 9,000 but 90,000 such notices across the country under ignorance of law. Such an irony. Would Supreme Court have reacted in same way if such bona fide mistake were committed by SSC in place of the revenue? ये भी देखने की बात है कि अगर 90,000 या 900 या 90 एसएससी ने भी ऐसी कोई bona fide मिस्टेक की होती तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया होगा, पता नहीं. In nutshell, though under the bona fide mistake which subsequently cured by the apex court, the notice issued to us under auxiliary provision of the section 148, 149 got time barred on so and so and hence considered to be null and void. Even after ruling of Supreme Court, if Revenue still insists to treat such notices as valid under the new regime, it would land all of us in labyrinth of the litigation only. Then main intention of the introducing new scheme of the reassessment would be diluted. पुरानी स्कीम से नई स्कीम में आने का फिर फ़ायदा ही क्या है? आप फाइनेंस 2021 का मेमोरेंडम पढ़े तो उसमें क्लियर लिखा है कि टू रिड्यूस द लिटिगेशन ऑफ विच वॉज प्लेंटी एंड एन्यूमरस अंडर द ओल्ड रिजाइम, उसको ख़त्म करने के लिए ये न्यू रीअसेसमेंट स्कीम लाए डिपार्टमेंट वाले और फिर उसको ही यहाँ ही ये ऐसे नोटिस इशू करते रहे तो उसका पूरा जो मेन पर्पस है, मोटिव है बिहाइंड द प्रोड्यूसिंग द न्यू स्कीम, वो पूरा डाइल्यूट हो जाता है. सो इट इज़ वेरी पिटी एंड सैड, बट डिपार्टमेंट ने ये किया है और अब टैक्स पेयर को भुगतना पड़ेगा और क्या. और लास्ट टेक्निकल मुद्दा मैंने लिया है, असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोविजंस. मगर आपका एक बार रेगुलर असेसमेंट नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि रीअसेसमेंट का आपको राइट मिल गया है. We further submit that when no notice under section 143(2) was served for making regular assessment, the provision of section 147 are not meant for giving further time to assess income for failure to make original scrutiny assessment. In case of failure to make original scrutiny assessment does not entitle the assessing officer to resort to the provision of section 147 in absence of any tangible material provided proving escapement of income. ठीक है, तो इसमें इस केस में असेसमेंट नहीं हुआ है इसलिए ये मुद्दा लिया है. अगर हुआ है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं. Thus, in presence of the above technical deficiencies, the notice issued under auxiliary provision of the section 148 is bad in law, and in that light, subsequent notice issued under section 148A under the new regime of the reassessment becomes redundant and to be quashed. ठीक है, अगर 148 का नोटिस ही बैड इन लॉ है तो सब्सिक्वेंट डीम नोटिस का कोई मतलब ही नहीं रहता, तो उसको क्वॉश ही करना पड़ेगा उनको. तो ये सारे हमने टेक्निकल मुद्दे ले लिया है. एक और टेक्निकल मुद्दा है जो मैंने इस केस में नहीं लिया है बट आपको लेना है तो आप ले सकते हो. और लास्ट टेक्निकल मुद्दा मैंने लिया है, असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोविजंस. मगर आपका एक बार रेगुलर असेसमेंट नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि रीअसेसमेंट का आपको राइट मिल गया है. We further submit that when no notice under section 143(2) was served for making regular assessment, the provision of section 147 are not meant for giving further time to assess income for failure to make original scrutiny assessment. In case of failure to make original scrutiny assessment does not entitle the assessing officer to resort to the provision of section 147 in absence of any tangible material provided proving escapement of income. ठीक है, तो इसमें इस केस में असेसमेंट नहीं हुआ है इसलिए ये मुद्दा लिया है. अगर हुआ है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं. Thus, in presence of the above technical deficiencies, the notice issued under auxiliary provision of the section 148 is bad in law, and in that light, subsequent notice issued under section 148A under the new regime of the reassessment becomes redundant and to be quashed. ठीक है, अगर 148 का नोटिस ही बैड इन लॉ है तो सब्सिक्वेंट डीम नोटिस का कोई मतलब ही नहीं रहता, तो उसको क्वॉश ही करना पड़ेगा उनको. तो ये सारे हमने टेक्निकल मुद्दे ले लिया है. एक और टेक्निकल मुद्दा है जो मैंने इस केस में नहीं लिया है बट आपको लेना है तो आप ले सकते हो.
वो है एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 148, जो सेक्शन 148 फाइनेंस एक्ट 2021 में अमेंड हुआ था, उसका एक्सप्लेनेशन 1 है। ये एक्सप्लेनेशन फर्दर फाइनेंस एक्ट 2022 में वापस अमेंडमेंट हुआ, उसका हुआ है, बट चूंकि नोटिस 38 जून 2021 तक ही इशू हुई है, तो उसको फाइनेंस एक्ट 2021 का एक्सप्लेनेशन 1 ही एप्लीकेबल होगा। तो उसमें जो व्हाट कंटेंट्स इंफॉर्मेशन, वो इसमें इसकी डेफिनेशन यहाँ दी है। मीन्स for the purpose of this section and section 148A, the information with the assessing officer, we suggest that the income chargeable to tax as has kept income means any information flagged in case of the assessee for the relevant assessment year in accordance with the risk management strategy formulated by the board from time to time. Any final objection raised by the Controller and Auditor General of India to the effect that the assessment in case of the assessee for relevant assessment year has not been made in accordance with the provision of this act. ठीक है, तो इसको भी आप टेक्निकल मुद्दा बना कर से ले सकते हो कि आपके पास वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो इस दो क्राइटेरिया में फॉल होती है या नहीं। बिकॉज हॉस्पिटल प्रोविजन में तो क्या था, रीजंस टू बिलीव था, अभी रीजंस टू बिलीव पूरा निकल गया है। अभी आपके पास कुछ सॉलिड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और मीन्स लिखा है, मतलब ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है कि इन दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन है तो ही आप 148 इन्वोक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो आपके पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है। मैंने इस केस में क्यों नहीं लिया है, बिकॉज इस केस में फैक्चुअल एरर ही इतनी है कि उसी बेस पे वो केस ड्रॉप होने वाला है। तो और ये मैं लेती तो अदरवाइज ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती मैटर। तो मैंने यहाँ ये मुद्दा छोड़ दिया है, आपको लेना है तो ले सकते हो। ये भी एक काफ़ी अच्छा मुद्दा है डिफेंस के लिए। ठीक है, अब टेक्निकल डेफिशिएंसी के बाद आती है बारी फैक्चुअल डेफिशिएंसीज की। फैक्चुअल डेफिशिएंसीज के बारे में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो ईच पर्टिकुलर केस में फैक्चुअल फैक्ट्स सबके अलग अलग होते हैं। तो वो तो आप खुद ही अपने फैक्ट्स को इंटरप्रेट करके, आपको ज़्यादा पता है फैक्ट्स के बारे में, तो इंटरप्रेट करके उसको ड्राफ्ट कर सकते हो। बट आप एक लाइन लिख सकते हो स्टार्टिंग में, विदाउट प्रेजुडिस टू प्रेसिडिंग पैरा, द इम्पोस्ट डीम्ड SCN इज बैड ऑन लॉ ऑन द फॉलोइंग फैक्ट मैटर्स एज वेल। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने एक बेसिक आउटलाइन दिया कि आप 148A का नोटिस को रिप्लाई कैसे कर सकते हो। ये मेरा खुद का फॉर्मेट है, आप अपना फॉर्मेट खुद डेवलप करो और नोटिस को ध्यान से पढ़ के कौन कौन से मुद्दे उसमें आपको इंक्लूड करने हैं पहले उसका लिस्ट बनाओ, और फिर उसका ड्राफ्टिंग अच्छी तरह से करो। और ऐसा ड्राफ्टिंग करो, ऐसा डिफेंस बनाओ कि ये 148 एक इंक्वायरी ही ड्रॉप हो जाए और फिर आगे 148 इश्यू ही ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा 148A के नोटिस को रिप्लाई करने में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।